नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज सवाल पब्लिक का शो शुरू करने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ आज का शो शुरू करना चाहती हूं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दर्शकों, कांग्रेस 3 राज्यों में बुरी तरह से हार गई। हार से पार्टी ने क्या सबक लिया? जवाब है कि कांग्रेस ने इस हार से सबक लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है। यह प्लान बहुत हैरान करने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनवाना चाहती हूं, क्योंकि बीजेपी भले ही तेलंगाना जीती नहीं, लेकिन वोट शेयर डबल हुआ, सीटें 1 से 8 हुई, यानी 800% की बढ़त। पहले सुनिए क्या कहा। भारत माता की आवाज तेलंगाना तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। जिस तरह से इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी पर वार और वार करता चला जा रहा था, कांटों में राह बनाई और पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस की छाप उतार दी। बीजेपी तेलंगाना नहीं जीत पाई। उसकी टीस टॉप लीडरशिप में दिखती है कि 4 आउट ऑफ 4 क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना क्यों नहीं जीते। वो तेलंगाना में और जुटकर काम करने की बात अभी से कर रहे हैं, जब 3 राज्यों में जमीन गंवा चुकी कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना की जीत के सहारे एक बहुत ही खतरनाक नैरेटिव फैला है। देश में उत्तर और दक्षिण के बीच दरार पैदा करने वाला नैरेटिव। आज सवाल पब्लिक का में यही सबसे बड़ा सवाल है। हिंदू नहीं बटा तो कांग्रेस अब देश को वैचारिक तौर पर उत्तर दक्षिण में बांटना चाह रही है। यही है सवाल पब्लिक। कल 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा कि दक्षिण उत्तर सीमा रेखा गहरी और स्पष्ट होती चली जा रही है। इसके अलावा पी चिदम्बरम के बेटे और सांसद की कार्ति चिदम्बरम ने भी एक पोस्ट किया द साउथ और फिर डिलीट भी कर दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट के बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस उत्तर और दक्षिण को बांटकर देख रही है। आज प्रधानमंत्री ने विंटर सेशन के पहले दिन नेगेटिव पॉलिटिक्स को लेकर आगाह किया। सुनिए क्या चेतावनी। देश ने नकारात्मकता को नकारा है, तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। अपनी जीत हार के लिए देश में उत्तर दक्षिण की लकीर खींचना कहीं से सही नहीं लगता। यह देश सबका है, चाहे वो किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी रेस के हो। हार जाने पर यह कहना कि दक्षिण के लोग जो समझते हैं उत्तर वाले वो समझते ही नहीं। उत्तर में हार जाते तो कुछ नई बात दक्षिण वालों के लिए करते। मुझे नहीं लगता कि ये उत्तर दक्षिण वाली थ्योरी से पूरी कांग्रेस इत्तेफाक रखती होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि मुसीबत काल में जब टॉप लीडरशिप को और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए,
हार के सामने से स्वीकार करना चाहिए। तब कांग्रेस लीडरशिप के सामने उत्तर दक्षिण हो रहा है, वो इस पर चुप है। पहले सनातन पर जो बोला गया उस पर भी चुप थे। इस पर सवाल उठे, सवाल पूछे गए तो कांग्रेस के नेता गोलमाल जवाब देने लगे। सुनिए। I haven't suggested anything like that. It's like art. When an artist puts up his work, it's up to the persons viewing the art to interpret the art. So I just put out the words South. It's up to everybody's imagination, intelligence, fantasy to interpret it anywhere they want to interpret it. I'm not interpreting it for them. They are free to interpret it any way they want. All I said was the South. Karnataka was a standalone election in May, so you were able to appreciate the full glory of the Karnataka election. If the Telangana election was a standalone election, not clubbed with the other three elections, you would have seen the glory of Telangana in a much in its fullest manifestation. That it's been a little overshadowed by the results in the three other Hindi-speaking states. हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स यानी इस देश का नहीं, कहीं और का ही हिस्सा हो गए। याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले जब सनातन पर प्रहार हो रहे थे, याद कीजिए अभी कुछ ही दिन पहले जाति जाति चिल्लाने की होड़ लग गई थी। याद कीजिए जब देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनाव पूर्व गठबंधन बनाती है और सत्ताधारी पार्टी से लड़ने से पहले टेलीविजन एंकर्स और पत्रकारों से लड़ने लगती है। याद कीजिए जब देश की सबसे पुरानी पार्टी हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले अपने सहयोगियों पर चुप्पी साध लेती है, वही पार्टी जब हार जाती है तो उत्तर दक्षिण करने लगती है। कहते हैं कि घर फूटे गंवार लूटे। आज इंडी गठबंधन वालों को ऐसा ही शायद फील हो रहा होगा। नरेंद्र मोदी के सामने 2024 है, जीत की हैट्रिक लगती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपस में छुरियां निकली हुई हैं। 6 दिसंबर को फिर से बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही जितने मुंह उतने बातें शुरू हो गई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ अलायंस बना लेने से क्या होता है जब आपस में तालमेल ही ना हो। 6 दिसंबर की मीटिंग से ममता ने किनारा कर लिया है, ऐसे खबरें हैं। उन्होंने तो कह दिया है मैं पूर्व बंगाल में हूं, अगर मुझे पता होता कि ऐसी कोई मीटिंग है तो मैं अपना टूर प्लान बदल लेती, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं पूर्व बंगाल में जा रही हूं। यानी ममता गायब। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव भी खूब बरसे हैं। क्या कहा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में, उनकी भी बात सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार जी के बारे में बयान आ रहे हैं कि वो बीमार हैं, उनका कुछ पता नहीं, 8-10 दिन से दिखे नहीं है। अब इसे फ्रस्ट्रेशन कहिए या सियासी मजबूरी, इंडी अलायंस अभी भी एकजुट नहीं हो पा रही है। इसकी बड़ी वजह ब्रांड मोदी का दिनों दिन मजबूत होना है, वोट और जीत की गारंटी बन जाना है। आज की ही तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा पहुंचे तो सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसदों ने बार बार मोदी सरकार का नारा लगाना शुरू कर दिया। और जब ऐसे रिजल्ट आएंगे तो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके हौसले 7वें आसमान पर जरूर होंगे। देखिए आज संसद में क्या हुआ। पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, क्या चुनावों में हार से बौखलाई कांग्रेस भ्रम फैला रही है? सवाल नंबर 2, हिंदू नहीं बटा तो क्या कांग्रेस अब देश को उत्तर दक्षिण में बांटने का नैरेटिव फैलाएगी? सवाल नंबर 3, उत्तर दक्षिण वाली सोच हताशा है या खतरनाक प्लान?
और सवाल नंबर 4, 2024 में जीत का नैरेटिव क्या हो? सबका साथ सबका विकास या बांटो और राज करो? क्योंकि भारत क्या बट पाएगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार हैं, साउथ से आते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित, कांग्रेस के नेता हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और सबा नकवी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और शायद उनकी लाइट नहीं जल रही और गाड़ी में है शायद, तो आप सबका स्वागत है इस शो में। नमस्कार। और सबसे पहले गौरव भाटिया जी, सवाल आपसे। सवाल क्या पूछूं? बधाई दूंगी आपको, तो चारों खाने चित हो गए हैं विपक्ष के, जो इतनी देर से लगातार एक के बाद एक वार करते जा रहा था बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कभी पनौती बुला रहा था, कभी अडानी के गीत गा रहा था, कभी कह रहा था महंगाई बढ़ गई, कभी कह रहा था जमीन से सच्चाई उठ गई। ये तमाम चीजें कहने के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये परफॉर्मेंस है तो आगे क्या कहेंगे? इनके पास कोई और चारा है? क्योंकि जाति कार्ड नहीं चला, अगर देखिए तो सनातन पर काट नहीं चली, अब उत्तर और दक्षिण में विभाजन करने में तुल गए। नाविका जी, सर्वप्रथम तो 5 प्रदेशों की जनता को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। और आप पूछ रहे थे इन लोगों के पास कोई चारा है? मैं तो ये कहूंगा इनके पास नहीं है चारा, क्योंकि ये है बेचारा। बेचारा इसलिए बधाई केवल हमें नहीं है, बधाई नाविका जी आपको भी है। मैं बताता हूं क्यों। ये कहते थे कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है, लेकिन तेलंगाना में जब जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जीवित हो जाता है। ये हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को पनौती बुलाते हैं। पनौती बुलाते उनको हैं, लेकिन जनता ऐसा करारा जवाब देती है, इनको पता चल जाता है पनौती है कौन। और सबसे बड़ी बात है, जनता ने कह दिया है एक गारंटी सबसे ऊपर है, वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके सामने ये सारे रोंदू फुस हैं। ये दगे कारतूस एक साथ भी आ जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और ब्रांड मोदी का जादू है। मैं पुनः कहूंगा, मोदी ब्रांड इज मैजिक, राहुल ब्रांड इज ट्रैजिक। और ये जनता ने बता दिया है। महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, गरीब सशक्तिकरण। और जो लोग पनौती बुला रहे थे उनके लिए कहा है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। नाविका जी, मुझे गिराने में कई लोग सही 100 बार गिरे, 100 बार गिरे। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं आज अनुराग भदौरिया जी आपसे। अनुराग भदौरिया जी, बहुत आपने भूमिका बांधी, इंडिया गठबंधन बनाया, आप सारी पार्टियों को लेकर साथ हुए, कितने प्रहार किए? अगर आप हिसाब लगाएं तो शायद कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उंगलियों पर उन वारों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेटर निकालिए और बताइए कि जितने वार थे उनका जवाब आज पब्लिक ने दिया है। और जितने आपके आइडियाज थे, चाहे वो जाति हो, चाहे वो सनातन के बारे में जिस तरह से कहा गया, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक, तमाम चीजों के बाद आज जनता ने जवाब दिया है। मैं पूछना चाहती हूं, इसके बाद भी क्या इस देश में यह विभाजनकारी एजेंडा चलेगा कि जाति में बांट दो और अब उत्तर दक्षिण में बांट दो? देखिए, हमारा हमेशा से मुद्दा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति, उसके विरोध में हम हमेशा से हैं। हमेशा से किसान की समस्या के साथ हम खड़े रहेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी पे हमारा मुद्दा वही रहेगा।
और जाति जनगणना अभी भी मांग करेंगे कि समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय मिल सके लोगों को। कुछ समाज के लोग कितने पीछे हैं, आप ये मत समझिए कि महिलाओं की समस्या की हम बात उठाते रहेंगे, चाहे वो पहलवान महिलाओं की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, या जो महिलाओं के आरक्षण की बात इन्होंने की थी, जो आरक्षण इन्होंने दे नहीं पा रहे 224 में, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। ये मुद्दे हमारे हमेशा रहेंगे। चुनाव तो ठीक है, कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने से हम ये अपने मुद्दे हमारे खत्म नहीं होंगे कि मुद्दे हमारे जनता के, हम जनता के साथ खड़े हैं। ये सत्ता के साथ आना चाहते हैं लेकिन जनता के साथ ये खड़े नहीं होना चाहते। ठीक है, आज ये जीते हैं, इनको बहुमत मिला है, इसके लिए बधाई, लेकिन हम जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। जहां तक कि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अगर हमारे गठबंधन धर्म को निभाते, अगर मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमने मांगी थी सीटें हमें दे देते, दोनों मिलकर लड़ते, तो 1 और 1 11 होते। लेकिन बीजेपी 1 और 1 को 2 बताती है, लेकिन 1 और 1 11 होते हैं। ये शायद कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, कांग्रेस की लीडर को भी समझना पड़ेगा, और मिलके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है, जो विभाजन की बात करती है समाज के अंदर में, उनको सत्ता से हटाना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पे हम जरूर साथ दिखाई पड़ेंगे। आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको सत्ता चाहिए, लेकिन आपकी सत्ता चाहने की चाह को जनता पूरा कर नहीं रही। अब हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ रहे हैं, दुष्यंत नागर जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। वरुण पुरोहित जी, हुकुम। वरुण पुरोहित जी, आज बाइकॉटेड पत्रकार, आप उनको भी अगर हुक्म करेंगे तो हम क्या कहेंगे, शर्मसार हो जाएंगे कि ये क्या हो गया एक दिन में, इतनी काया पलट कैसे हो गई। अब तक तो आप लोग खिल्ली उड़ाते थे हम जैसे पत्रकारों की, आज आप हुक्म कहकर पुकार रहे हैं। गुरुजी, अन्याय ना करिए हमसे, हमें अपनी जगह पर रहने दीजिए, हम जो सवाल कर रहे हैं पूछने दीजिए। वरुण पुरोहित जी, आपका जाति कार्ड नहीं चला, आपका सनातन का कार्ड नहीं चला, आपने प्रधानमंत्री पर जितने वार किए उतने ज्यादा वोट उन्हें मिले। ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, इस बार इतनी ज्यादा जोर से हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को अब समझ आने लगा है कि शायद उनके मुद्दे खोखले हैं, या देश और प्रधानमंत्री के बीच में जो एक रिश्ता नाता है भरोसे का, उसको समझने में कहीं गलती हो गई है, और अपने ही अलायंस पार्टनर्स को समझने में, या समझने की आपने कोशिश ही नहीं की। 1 और 1 जहां 11 हो सकते थे, 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया है, 1 - 1 का आपने कर दिया है, और 1 शून्य बनकर आ गया। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस क्या अब विभाजन की दूसरी गलती की तरफ अग्रसर है? देखिए नाविका जी, कांग्रेस मत करिए। कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा, जिनके हाथ में चुंगल में कांग्रेस पार्टी आ गई वो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो वही कांग्रेस, अगर ठीक करना है तो कांग्रेस को ही करना है कि बाहर से आके कोई करेगा? मोदी जी आपकी पार्टी, मोदी जी आपकी पार्टी आके तो ठीक नहीं करेंगे ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हम ही लोग ठीक करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के भी छोड़ेंगे भी नहीं, हम ही लोग ठीक करेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो है उसको जब तक, देखिए मोदी जी, आप मोदी जी कह रहे हो, मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज मजबूत हो जाए तो 1 महीने में सरकार चली जाए। ये 9.5 साल की आजाद भारत की सबसे फेलियर सरकार है, बेरोजगारी, महंगाई और निजीकरण के मामले में। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग, अब भाई आपने देखा कितनी सीटें आई, मोदी मैजिक चल रहा हो तो 70 सीटें क्यों आती, 69 सीटें क्यों आती राजस्थान के अंदर? टिकट वितरण की गड़बड़ हुई, टिकट वितरण सही दे देते, अच्छे लोगों को दे देते तो कांग्रेस पार्टी जीती पड़ी थी। तो इसलिए बार बार ये कहना कि मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी का कुछ भी जलवा नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को सुधार नहीं पा रही, और कांग्रेस पार्टी इसलिए सुधार नहीं पा रही कि कांग्रेस का जो ग्रास रूट वर्कर है, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि का है, कांग्रेस के लिए जिसने 3-3, 2-2 पीढ़ियां अपनी दी है, उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बाहरी लोग हैं वो 2-2, 4-4 साल से कोई कांग्रेस में आ गए, किसी को राज्यसभा चाहिए, 3-3 बार जमानत जब्त हो गई, उनको राज्यसभा दे दी जा रही है। तो ये जो निर्णय हो रहे हैं, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैं तो कई साल से कह रहा हूं, मोदी जी तो अभी 9.5 साल से बने। आपको मैं, आप लोगों को तो फाइल दिखा दूंगा, मैं तो यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस सब पदों पे सब पे रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, अब आप इस हाल में हैं कि डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर पाएगा। अब आप जो कह रहे हैं कि वो क्लास में बच्चा फर्स्ट आया है, पर वो फर्स्ट नहीं आया क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है,
वो इसलिए फर्स्ट आया क्योंकि बाकी सारे जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सारे फेल हो गए। और दूसरा गौरव भाटिया जी, इनका जो कहना है शायद ये इस तरह से समझाना चाह रहे हैं कि मौसी का अगर मुंह छोटा होता तो मामा जी होते। अब इनकी पार्टी को कौन ठीक करेगा? इसकी जिम्मेदारी भी क्या मोदी जी की है? देखिए, ऐसा है कि इनका गम समझिए नाविका जी। हम सब जानते थे कि इनको करंट लगेगा, लेकिन इनको करंट ही नहीं लगा, इनका ट्रांसफॉर्मर फूक गया। इसीलिए ये लोग सोच नहीं पा रहे, अभी सदमे में हैं। कुछ समय दीजिए, ये लोग वापस आएंगे, नई ऊर्जा से आएंगे। मोदी जी को गाली देना, ईवीएम खराब है, जनता ने विश्वासघात किया है, जो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री कह रहे थे, ये सब दोबारा करेंगे। और कम से कम इन्होंने एक बात तो मानी, इन्होंने ये कहा, देखिए मोदी जी का जादू अगर कम हो जाए और भाजपा से अलग हो जाए तो भाजपा क्या है? अरे भाजपा में ही मोदी जी है ना। कम से कम इतना तो मानो कि मोदी जी का जादू है। मैंने कब कहा? आपकी पार्टी में तो ऐसे लोग हैं जिनका काला जादू है। कान में कोई साउंड इफेक्ट है क्या? मैंने कब कहा? बीच में मैंने कहा ही नहीं। भाई साहब, आप जो भी हैं, अरे मैं तो कुछ नहीं, साधारण आदमी, आप बड़े आदमी हो बहुत। सम्मान पूर्वक। एक मिनट गौरव भाटिया जी, वरुण जी, गौरव भाटिया जी अपनी बात समाप्त कर ले, फिर मैं आपको काउंटर का समय दूंगा। मैंने कब कहा मोदी जी अलग हो जाए बीजेपी से? मैंने कब कहा? अच्छा, आप अपने हिसाब से कहो, आपके मन में आ रही है कोई बात तो। जी गौरव भाटिया जी चाहते हो अलग करो। अरे भैया, अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है सुनिए। एक मिनट। नाविका जी, ऐसा है, मैंने जो सुना, उन्होंने खुद कहा बीजेपी का जादू कम हो जाए, और अधीर रंजन चौधरी जी ने आज ही कहा है कि ये जीत मोदी जी की जीत है, ये जीत भाजपा की नहीं है। अब बताइए, जीत तो मोदी जी की है, लेकिन ये जो हार है ये राहुल गांधी की है या नहीं है? और अभी 3 दिन पहले आपके चैनल पे सब कह रहे थे दिस इज दी सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल है। अब जब हिट विकेट हो गए तो आज बयान क्या दे रहे हैं? आज बयान ये दे रहे हैं, नहीं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। हाँ, लोकसभा के चुनाव अलग होंगे, आप लोग डबल डिजिट की पार्टी नहीं रहोगे। और उसकी वजह क्या है? जब हमारे भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा हो गया तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, एक शब्द नहीं बोले। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा का और या अखिलेश यादव का, एक वक्तव्य दिखा दे कि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ वो गलत हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 50 लाख करके नहीं गलत है नाविका जी, झूठ बोलेंगे नहीं, ऑन एयर झूठ बोला जाएगा। आप बताइए, महिलाओं को घसीटा जा रहा था, पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था, तो कितनी बार बीजेपी के नेता बोले? बताइए, वो हमारे देश की लक्ष्मी नहीं है, हमारे देश की बेटी नहीं थी? कितनी बार बीजेपी के नेता बोले? और हम लोगों ने 1000 बार बोला कि कन्हैया के साथ गलत हुआ, 1000 बार बोला गलत हुआ। झूठ मत फैलाइए देश के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, ठीक नहीं है। मेरा सवाल सीधा सा है, आपसे आप मुद्दों पे बात नहीं करते। दंगे करने वाले महबूब अहमद को नहीं, हरियाणा में दंगे करने वाले ना बोले तो अच्छा है, हरियाणा में दंगे करने वाले ना बोले तो अच्छा है। नू में किसकी सरकार में दंगे हुए बता सकते हैं? नहीं बताएंगे ये। अभी नहीं, अभी प्रयागराज में जो हत्या हुई है, क्या हुआ? कमाल की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में हत्या हुई, उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? सरकार आपकी है। प्रयागराज में हत्या हुई, इसकी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है। आप अपनी सरकार से नहीं भाग सकते। आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे, अच्छी बात आप ठहराइए वहां पे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जब हत्या हो रही है बस कंडक्टर की, तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप हमेशा नफरत की राजनीति को बोल के आप यहाँ पे सत्ता की फसल काटना। अनुराग भदौरिया जी, नहीं आप टोकिए, लेकिन आपने भी अपनी बात बताई थी, 71 सीटों पर बात बताई थी। जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश में, यहाँ चिल्लाने से क्या होगा? मेरी बात इसीलिए मैंने बोला, अगर हम कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। चले, हम कांग्रेस नहीं, हमने तो नहीं मना किया था, मोदी जी ने भी नहीं मना किया था, लड़ लेते ना फिर। कांग्रेस ने नहीं समझौता किया, उसकी सजा कमलनाथ को मिली। चलिए ठीक है, लेकिन गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात एक समाप्त तथ्य बताना है मुझे जी, प्लीज नाविका जी। जी धन्यवाद। वो कुछ नहीं, वो नाविका जी बार बार कह रहे, मैंने चुनौती दी, अखिलेश यादव का एक बयान दिखाया, राहुल गांधी का कन्हैया लाल पे नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक झूठ और बोला। इन्होंने कहा हम मिल के लड़ते तो बहुत कुछ हो जाता। हाँ। अब आप देखिए तथ्य क्या है। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में मिले 40%
40% वोट समाजवादी पार्टी को मिले 0.46%। मिल जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? एक और एक 11 हो जाते हैं। 41% से नीचे, और हमारे वोट कितने? एक और एक 11 हो जाते हैं। गणित बदलता है, इसलिए कह रहा हूं कि आपने सिर्फ 1+1 पढ़ा है, एक और एक नहीं पढ़ा है कि 11 हो जाते, इसलिए कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं। अरे भैया अनुराग जी, थोड़े अनुराग से तो बात करिए, अनुराग से बात करिए और ये बताइए कि अनुराग से आपने कमलनाथ जी को क्यों नहीं मनाया, आपने राहुल गांधी जी को क्यों नहीं मनाया? गौरव भाटिया जी तो नहीं गए थे ना रोकने के लिए। गौरव भाटिया जी के ऊपर आप चिल्ला रहे हैं, वो तो नहीं गए थे रोकने के लिए। तो दुष्यंत नागर जी, आज मैं आपसे पूछ लो और हमसे नाराज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तीसरी बार बार ये नारे लगे आज पार्लियामेंट में। अब तीसरी बार के लिए तो रास्ता नरेंद्र मोदी की पार्टी बना रही है। और नरेंद्र मोदी जी का जो एक रिश्ता उभर कर आया है इस चुनाव में, आप प्लीज गणित देखिए। आप देखिए कि 19 साल की सरकार के बाद इस बार कितनी सीटें बढ़ी हैं वहां पर बीजेपी की, किसके नाम पर? और अगर आप तेलंगाना, जहां सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है बीजेपी का, अगर देखा जाए नंबर के हिसाब से 1 से 800% उनकी सीटें बढ़ी हैं। पिछली बार एक थी तो छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी। वहां तो भाटिया जी प्रचार करने गए तब बढ़ी, भाटिया जी गए थे वहां। आप जितनी मर्जी, भाटिया जी की वजह से बड़ी है। व्यंग जितना मर्जी कर लीजिए, व्यंग नहीं, व्यंग के नंबर नहीं है जनता के पास। देश के अच्छे नेता है, पॉपुलर लीडर है भाटिया जी। स्टूडियो में आकर गए, प्रचार किया, पार्टी जीत गई, इनको बधाई हैं, पत्रकारों से लड़ाई करते हैं और आप सोचते हैं चुनाव भाटिया जी की तारीफ कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं भाटिया जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। आपकी पार्टी सबसे समझदार पार्टी है जिसने पत्रकार बॉयकॉट वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि जमीन पर किससे लड़ना है। हाँ, लेकिन ये बताइए कि अब आखिरी फॉर्मूला उत्तर दक्षिण का है। 1+1 की बजाय 1 के बराबर में 11 का है, 1 और 1 11 का। वो तो कहने की बात और है। 11 सीटें कांग्रेस हारी है, समाजवादी पार्टी के वोट अगर उनके साथ जुड़ जाते तो +11 हो जाती। तो ये आपसी खींचतान, ये घर में छोटे मोटे जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे उसका लाभ भाजपा को मिला है, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात बताना चाहता हूं, 2 दिन पूर्व सभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2018 में कांग्रेस जीती, 19 में हम जीते। अब हम बोल रहे हैं आज आप जीत रहे हो, 23 में 24 में हम जीतेंगे, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। बाकी मैं एक पर्ची भी लेके आया हूं, उसमें भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। महंगाई दर 5% हो गई है, ग्रामीण बेरोजगारी 10.1 हो गई है, पिछली तिमाही में विदेशी निवेश नहीं है बीजेपी के लिए 34% घट गया है। साहब ये पर्ची लेकर आप जनता के पास गए थे, जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब राजगोपालन जी आप जरूर पूछिए, संसद चल रहा है, जरूर जाइए, जरूर पूछिए। मैं तो चाहती हूं आप जनता के सवाल उठाइए। लेकिन राजगोपालन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप तमिलनाडु से आते हैं, आप तमिलनाडु को अच्छी तरह से समझते हैं। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये अब उत्तर दक्षिण का फॉर्मूला चलेगा, जहां जाति का नहीं चला, सनातन का नहीं चला, जहां मोदी को गाली देने का नहीं चला, वहां पर उत्तर दक्षिण के बीच में जो एक खाई बनाई जा रही है, क्या ये वाला फॉर्मूला 2024 में चल जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस साथ लड़के सरकार बना पाएंगे? नहीं, दक्षिण बोलते ही जा रहे हैं। दक्षिण में कांग्रेस तमिलनाडु में 1967 में पथ हर गया था, अभी 50-60 साल हो गया, वापस नहीं आया। केरला में आकर के 10 साल हो गया, वापस नहीं आया। आंध्र प्रदेश खत्म हो गया, अभी तेलंगाना में आ गया है, लेकिन केसीआर की गलती से, बीजेपी से गलती से वो कांग्रेस का ये दायरा छोड़ दीजिए। नविका, मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद साहब, ए.के. एंथनी साहब का रिपोर्ट देखना पड़ेगा। ए.के. एंथनी साहब भी साउथ इंडिया से आते हैं, गुलाम नबी आजाद एकदम नॉर्थ श्रीनगर से आते हैं। गुलाम नबी आजाद क्या कहा? बंटवारा नहीं करना है, नॉर्थ साउथ नहीं बोलना है। गुलाम नबी आजाद साहब ने यह भी बोला है, कांग्रेस ट्विटर में चलती है,
जयराम रमेश को कितना सफल सब में बोला। पहले न्यूज़मैन हैव बिकम कांग्रेसमैन, न्यूज़मैन हैव बिकम कांग्रेसमैन बोला। अच्छा, ये के एंथनी रिपोर्ट जो मुझे लगता है वरुण पुरोहित सामने बैठे हैं, परसों भी मुझसे लड़ रहे थे, ये मुझे परसों भी बोल रहे थे बुजुर्ग आदमी करके, पुरोहित जी गोल्ड इज गोल्ड। आपको क्या पता है? नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ बुजुर्गों को। मेरे आपको मैं क्या संस्कार नहीं है। कहूँ, ये एक मिनट मौन रखना है। कांग्रेस मर चुकी है, ये देखिए, कांग्रेस इज डेड। 1 मिनट साइलेंस। कांग्रेस डेड। नहीं, चलिए, कम से कम मैं नहीं मानती कि कोई भी राजनीतिक दल कभी खत्म होती है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत मत है। लेकिन वरुण पुरोहित जी, ये कांग्रेस ने क्या किया था? वरुण पुरोहित जी, मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत नहीं। उनका व्यक्तिगत मत है और आप चाहते हैं देश में कोई डरे ना, सब अपनी बात करें। व्यक्तिगत मत है तो क्या पब्लिकली दिखाओगे? आप दिखाओ जाकर के सड़क पे बैठ के। मैं आपके लिए बोलूंगा जब क्या अच्छा लगेगा आपको? मैं आपके लिए बोलूंगा अच्छा लगेगा क्या आपको? राजगोपालन जी, आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको भी एक वन साइडेड व्यू नहीं लेना चाहिए। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ अधीर रंजन चौधरी ने आज क्या कहा, क्योंकि अगर कांग्रेस के अंदर ही ये विचार हैं तो कांग्रेस के बाहर लोग क्या कहेंगे उस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी हो, उन्होंने क्या कहा, अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये सब हमारे सामने है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी का ये बयान। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे? तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। अब मोदी जी बीजेपी में है और बीजेपी में मोदी हैं। आपको नहीं पसंद आए तो आप जो मर्जी फ्री में आप सोच सकते हैं, क्योंकि सोचने पर टैक्स नहीं लगता, सपनों पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये कहना कि बीजेपी जीती नहीं है, ये सही है? और इस तरह से जिसको कहते हैं कूप मंडूक बने रहना, इससे क्या कांग्रेस लड़ पाएगी? देखिए नाविका जी, मैंने आपको बार बार यही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के आदमी लेके ही तो बीजेपी आज राज कर रही है। नहीं उनके पास प्रोडक्शन होता तो क्यों हेमंता को लेके घूमते, ज्योतिरादित्य को लेके घूमते? अपने प्रोडक्शन को काम में ले लेते ना। अगर खुद में दम होता, खुद की लीडरशिप क्वालिटी, खुद की फैक्ट्री होती लीडरशिप की। आज भी कांग्रेस के आदमी लेके घूम रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल सिस्टम जो है उसको सुधारने की आवश्यकता है। इनके सामान ही नहीं होता, ये दूसरे का पकड़ के लाते हैं। आओ भाई तुम आ जाओ, दूसरों का लाके तब अपना दल बनाते हैं। आपके यहाँ लोग दुखी क्यों हैं, ये सोचना भी शायद आपका काम नहीं है। ये भी आप जो वार है बीजेपी पर करेंगे। गौरव भाटिया जी, इसका जवाब आप दीजिए। मैं बाकी सबके फेडर डाउन कर। वो खुद ही दूसरी जगह से आए हैं, उनसे क्या जवाब मांग रहे हैं आप? जवाब मांगिए बीजेपी से। नाविका जी, मैं नहीं जानता था कि अपने यहां से जाने का इनको इतना दुख है कि कोई छोड़ के चला गया। घाव बड़ा पुराना है, 7 साल हो गए, भरा नहीं, लग रहा है रिप्लेसमेंट मिला नहीं। लेकिन हमारे सपा के प्रवक्ता को तो खुश होना चाहिए। अगर मैं आता रहता तो इनको कौन पूछता? कम से कम अब टीवी में दिखते तो है। और आज जो बड़ा संदेश है नाविका जी, वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, बड़ा संदेश ये है नाविका जी, आपको मालूम है ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। आंकड़े क्या हैं? जो SC ST समाज के लोग हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में हमारी 18 सीटें SC समाज की जो है रिजर्व वो बढ़ गई। इसी तरह से राजस्थान में 12 सीटें बढ़ गई और ST समाज जो ST रिजर्व्ड है वो हमारी 16 सीटें बढ़ी हैं। तो और इसके साथ राजस्थान में 9 बढ़ी। राष्ट्रपति ये क्यों है? क्योंकि आज चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, SC हो, ST हो, OBC हो, मजदूर हो, हर कोई जानता है कि एक गारंटी है, भगवान ना करे अगर बुरा वक्त कभी मेरे पे आया तो नरेंद्र मोदी जी वो गारंटी बन के आएंगे कि मुझे उस संकट से उबार लेंगे। और यही बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपस में कपड़े फाड़ते हैं मत भूलिएगा। इनको लग रहा था कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है
ये जय वीरू की जोड़ी है और निकली वो गब्बर सिंह और कालिया की जोड़ी। आप बताइए कौन नेता दूसरे के लिए कहता है एक ही पार्टी में कि जाके उसके कपड़े फाड़ो। अब आइए घमंडिया पे। घमंडिया में बताइए चिरकुट नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे अखिलेश वखिलेश, और मंद बुद्धि बुला दिया राहुल गांधी को। मेरे को बहुत दुख होता है कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, सारी ऊर्जा इनकी वहीं निकल जाती है। चुनाव आते हैं, जनता अलग लताड़ती है। कम से कम इतनी बुरी हार मिली है, अंडा पार्टी बने हो। सारे प्रदेशों में सपा अंडा पार्टी है। टूटी साइकिल, पंचर साइकिल, टायर गया फट, हवा निकल गई। साइकिल से आप जिस साइकिल ने आपको पहचान दी, जिस साइकिल से आज नाविका जी आपको पहचानती है, उसी साइकिल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। तो नाविका जी ये भी समझ रही होंगी कि आज अगर हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कल अगर नहीं कहीं दूसरी जगह ज्यादा सम्मान मिल गया तो कल भाई ये भी गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा आज भारतीय जनता पार्टी को भी आप छोड़ सकते हो, इसका मतलब लड़कों को बोलोगे लड़के हैं, अरे आपको अपने विचार रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलत बात है कि आप जो आपको आगे बढ़ाता है उसी को गाली देना शुरू कर देते हो। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है, उन्हें गारंटी से कह सकता हूं हिंदुस्तान का नहीं है संस्कार। नहीं, संस्कार किसके क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। जब सनातन धर्म पर बोला गया था उदयनिधि स्टालिन द्वारा, आपके संस्कार कहाँ थे? हमने कहा गलत है, विरोध किया, गलत है, विरोध किया। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले आपने क्या गलत है, पार्टी में है नो एक्शन, गलत है पार्टी में है नो एक्शन। चलिए अब मैं एक और, अब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने वाले को, हत्यारे को, राष्ट्रपति बोलने वाले को, दिग्विजय सिंह जी का, अब मैं आपको दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। और गौरव भाटिया जी ये ट्वीट बहुत नजदीकी से देखेगा। ये लिख रहे हैं यहां कि इनकी जो पूरी नॉलेज है पोस्टल बैलेट्स में, कह रहे हैं अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी का पर पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। यानी कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत रही थी। अपरोक्ष रूप से दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम पे सवाल उठाया है। तो ईवीएम यही तो मैं सुनना चाह रही थी। अरे तो सुनना क्या, मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा। चुनाव में हारने का कारण हमेशा ईवीएम होता है। ईवीएम तेलंगाना में चलता है लेकिन ईवीएम मध्य प्रदेश में नहीं चलता। आधी बात पकड़ते आप भी। अगर कोई बैलेट पेपर में जीत रहा है तो अगर ये कहना कि हम बैलेट पेपर में जीत रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जीत तो रही है ना बैलेट पेपर में। भाई आपने जबरदस्ती बना लिया, इसका मतलब ट्वीट मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा इसका मतलब दुष्यंत नागर जी ने कहा। नहीं, अनुराग भदौरिया, ये इंडिया गठबंधन वाली बॉयकॉट वाली बात हो गई। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप ये जो 1 और 1 11 करना चाह रहे हैं ना, आप पहले आप लोग दोनों स्टूडियो से बाहर जाइए, हम अंदर ही हैं, करिए, फिर वापस आकर मुझसे मत लड़िए, आपस में तालमेल करिए। गौरव भाटिया जी, मेरे को पूरा तो कर लेने नहीं, आपको मैं पूछ रही हूं। जब मैं पूछती हूं तो आप लोगों की आपस की बहस शुरू हो जाती है। कैसे इंडिया गठबंधन चलेगा? गौरव भाटिया जी, अब दिग्विजय सिंह जी का कहना है दुष्यंत नागर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल है। अब तेलंगाना में ईवीएम ठीक था, मध्य प्रदेश में खराब हो गया। देखिए नाविका जी, तेलंगाना का जो ईवीएम है वो ठीक है, कर्नाटका का ठीक है, हिमाचल का ठीक है, झारखंड का ठीक है, और उसके अलावा ईवीएम खराब हो जाता है, वहां पे छेड़छाड़ हो जाती है। लेकिन ये लोग भूल गए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनौती दी थी कि आओ हेडक्वार्टर में दिखाओ ईवीएम कैसे खराब है, तो ये दिखा नहीं पाए थे। हाँ, लंदन में एक आदमी अपना चेहरा ढक के बैठा था और वहां कपिल सिब्बल जो कांग्रेस में थे वो बैठे हुए थे, वहां विफल हुए। ये क्या है आपको मालूम है? कल से प्रतिक्रिया क्या आ रही है? अधीर रंजन का हमने बताया, उन्होंने कहा कि ये मोदी की जीत है, ये बीजेपी की नहीं है। किसी ने कहा ईवीएम खराब है, किसी ने कहा ईडी सीबीआई की वजह से जीते हैं, और सबसे बड़ी बात है उत्तर और दक्षिण कर दिया। आप हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, आप जात में बांटेंगे,
आप दक्षिण और उत्तर में बांटेंगे। केवल बांटने की कार्य करते हैं ये, इसीलिए जनता इनका सुपड़ा साफ करती है। मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ क्योंकि पब्लिक के सवाल है और पब्लिक जो पूछ रही है मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। करनाल हरियाणा से राकेश कौशिक का सवाल है, जाति कार्ड लाए फेल हुआ, अब साउथ वर्सेस नॉर्थ का नैरेटिव लाए हैं। मुझे लगता है कि कहीं अब विपक्ष जनता को महिला पुरुष में ना बांटने लगे। अब जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा मैंने आपसे पूछा कि देश के अंदर में नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति कौन करता चला आ रहा है, उस पर जवाब आप नहीं दे रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान मेरी बात सुन रहा है, आप जवाब मांग लीजिए, आपको ट्विटर पे मांग लीजिए, व्हाट्सएप पे मांग लीजिए कि इस देश के अंदर में कौन सी पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, जो यहां धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है। हम राजनीति में धर्म लेके आते हैं, लेकिन धर्म मेरे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। आप राष्ट्र के मुद्दों पे बात कीजिए, जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, यही तो मार खा गई आपकी पार्टी। कहां? देश ट्विटर पे थोड़ी चल रहा है, तो जमीन पे जमीन पर तो 0.46%। हाँ 0.46%। नहीं, आपकी बात जनता भी नहीं समझ रही है कि चुनाव आपकी बात मैं नहीं, जनता भी नहीं समझ पा रही है। दिक्कत तो यही है। जनता करारा जवाब देगी 2024 में। चलिए, हमें इंतजार रहेगा। 2023 तक रुके हैं, 2024 तक भी यहीं रहेंगे, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे हैं। भोपाल से शिशिर घाटपांडे का सवाल है, कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग क्या फूट डालने की कोशिश नहीं थी? जवाब दीजिए वरुण पुरोहित जी। नहीं थी, मैंने आपको फिर बताया, वोटों में कहीं घटत नहीं हुई है। अभी जाति की बात तो बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, एससी की इतनी सीटें आई हैं, एसटी की इतनी सीटें, मैंने नहीं करी ये बात। ये बातें नहीं दी क्या? ये मूर्खता हारी है, पाखंड जीता है चुनाव में। हमारी मूर्खता हारी है, चतुराई से चुनाव नहीं लड़ पाए, टिकट नहीं बदल पाए, और इनकी पाखंड जीता है। अभी जातियों का 10 गिनती बता रहे हैं, इतनी गोल घुमा घुमा के, और कह रहे हैं भाई कांग्रेस करती है, कांग्रेस आप बता दीजिए। आप छोड़िए, आप जज हैं, आज आप जज हैं, आप बताइए इस चैनल पे जात की बात किसने की है? जनता के दिक्कत क्या है? राजगोपालन जी, दिक्कत क्या है कि जनता पूछती है सवाल और ये पूरा वार करते हैं या पत्रकारों पर या फिर गौरव भाटिया पर। क्या विपक्ष जनता की बात समझ पा रहा है? राजगोपालन, इसीलिए जनता से दूर हो गया अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस पार्टी जनता से दूर हो गया। आज कितना भी अखबार है, एडिटोरियल देखिए, कितना एडिटोरियल में क्या क्या आ रहा है। आज देखिए नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल क्या आ रहा है? कांग्रेस क्यों दूर हो रहा है? बिकॉज नफरत है कांग्रेस से। इसीलिए तो कांग्रेस का एडिटोरियल सारा पत्रकार पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए। एडिटोरियल पढ़ने में दुष्यंत नागर जी आपको पता है 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला है कांग्रेस को, 10 लाख अधिक है भारतीय जनता पार्टी से। अगर जनता का समर्थन नहीं होता तो मत कैसे प्राप्त करते? बहुत सारे मत मिले हैं आपको, लेकिन दुष्यंत नागर जी, जनता की मती समझिए, जनता की मती समझिए। नफरत की दुकान नहीं, आपकी मोहब्बत की दुकान है। आप मोहब्बत फैलाइए। इंदौर से अंजनी कुमार का सवाल है, मेरा सवाल भदौरिया जी से है कि आप डिबेट में इतना बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के कृत्य पर चुप्पी बस समझ में नहीं आती। अब ये जनता ने पूछा, मैंने नहीं जवाब दे रहा हूं ना। बिल्कुल जवाब कहा, उनके ऐसे बयानों का हम खंडन करते हैं और पार्टी कोई सपोर्ट नहीं करती। इस तरह का बयान कोई भी देगा। समाजवादी पार्टी हर धर्म का, हर जाति का, हर व्यक्ति का, हर वर्ग का सम्मान करने वाली पार्टी है, क्योंकि हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें हिंदुस्तान से प्यार है। और जिनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं होगा वो नफरत की राजनीति कर सकते हैं। इस पर गौरव भाटिया जी की टिप्पणी सुनना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी, देखिए, हम उनके बयान का खंडन करते हैं, कह रहे हैं। इनको यह भी नहीं पता है स्वामी प्रसाद मौर्य को जनरल सेक्रेटरी नाविका जी उनके इस बयान के बाद बनाया अखिलेश यादव ने। और भारत माता को डायन बताने वाले आजम खान अभी भी अखिलेश यादव के कान पकड़ के खींच दें अगर कोई गलती हो जाए तो। अरे अपनी पार्टी को तो जानो, उसके बाद आके यहाँ बयान दो। ठीक है, पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हो, लेकिन बयान तो वो दो जो नेता के साथ सही बैठे। आपके बयान बता दो, पार्लियामेंट के अंदर में क्या बोला था रमेश बिदुड़ी ने? क्या बोला था पार्लियामेंट के अंदर में? जो राष्ट्र का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, उसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए गलत किया, पार्टी से निकाल
दीजिए उनको, दिखाओ, तब तो जाने तो ये ना बताने कमाल की लगेंगे बात कुछ करोगे। और। रमेश उदड़ी पार्लियामेंट सदन के अंदर जनरल खड़े सेक्रेटरी होके बनाया है वो नहीं। किसी अच्छा, व्यक्ति के अच्छा, लिए सदमे में है। एक अरे, चलिए, नाविका जी, पब्लिक का एक और सदमे सवाल, में है। आखिरी सवाल सदमे पढ़ना में। चाहती हूँ सदमे में। अपने इस शो पर। फतेहपुर शेखावटी से श्याम सुंदर वर्मा का सवाल है, कांग्रेस सपा ने सबको समझा दिया कि 1 और 1 11 हो सकते हैं, तो 1 - 1 0 भी हो सकते हैं। क्या बोलेंगे भदौरिया जी? भदौरिया जी, आज जनता समझ गई है आपकी भाषा। जनता को हम लोगों से प्यार है, इसीलिए जनता हमसे सवाल पूछ रही है। बीजेपी से उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया। भाटिया जी से थोड़ा सवाल इस लायक है ही नहीं इनसे सवाल पूछे। ये प्यार आपका बना रहे, ये प्यार आपका बना रहे और ये दुलार आपका बना रहे। समय खत्म हो गया है शो पर। 1 और 1 11 और 1 - 1 0 के बीच का फासला कितना है, फर्क कितना है, ये जनता ने आपको समझाया है। आप कब समझेंगे, ये आपके ऊपर है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। धन्यवाद करती हूं अपने सारे पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका, क्योंकि पब्लिक के सवाल बहुत जरूरी होते हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। नमस्कार, लेती हूं आपसे इजाजत।